What are the advantages of connecting electric devices in parallel with battery instead of connecting them in series? मतलब है कि अगर हमने अपनी जो डिवाइसेस हैं घर की उसको पैरेलल करना चाहिए कि सीरीज, तो इसमें आंसर है कि हमें पैरेलल करना चाहिए। सीरीज की डिसएडवांटेज अगर आ जाती हैं कि क्या नुकसान है, वो भी इसका आंसर यही पर है। ठीक है, तो एडवांटेजेस का मतलब होता है फायदे। क्या फायदे हैं जब हम अपनी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को पैरेलल में लगाते हैं एज कंपेयर टू सीरीज? नंबर 1, द करंट फ्लोज इन केस ऑफ सीरीज इज इक्वल, दैट इज नॉट रिलायबल। अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो करंट एक जैसा जाता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया है कि जब हम सीरीज का करते हैं तो उसमें करंट सेम होता है, लेकिन दैट इज़ नॉट रिलायबल, अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में तरह तरह की डिवाइसेस होती हैं जिसको एक जैसा करंट नहीं चाहिए होता। बट इन केस ऑफ पैरेलल, लेकिन अगर हम उसको पैरेलल में लगाएंगे, द इलेक्ट्रिक करंट इज डिवाइडेड बाय डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, अलग अलग डिवाइसेस को अलग अलग करंट जाएगा जो कि हमें चाहिए। तो पैरेलल इज बेटर देन सीरीज। नंबर 2, इन सीरीज, अगर हम उसको सीरीज में लगाते हैं, अगर हमारी कोई भी एक डिवाइस काम करना बंद कर देती है, इफ वन डिवाइस स्टॉप वर्किंग द सर्किट ब्रेक एंड अफेक्टेड द अदर डिवाइसेस आल्सो, एक इफेक्ट हुआ, सब पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। बट इन केस ऑफ पैरेलल, अगर हम उसको पैरेलल में लगाते हैं, द इलेक्ट्रिक current is divided into different devices by affecting one, other are not affected। अगर एक जो अगला न्यूमेरिकल है ना वो सेम पिछले जैसा है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी मैंने, 10, 20, 30। अगर हम इसका अब 10, 20 और 30, अब इन तीनों का आपने एलसीएम लेना है, खुद लेना है। ठीक है, मैंने नहीं करके दिखाना, आपने खुद इसको सॉल्व कर देना है 2 से या जो भी। तो इसका आंसर आएगा 60। अब इसको 10 से करेंगे तो 6, 20 से करेंगे तो 3, 30 से करेंगे तो 2, क्योंकि ऊपर 1 1 है, इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 11/60, ये किसकी वैल्यू होगी? 1/RP। तो RP इज इक्वल टू, इसको उल्टा कर देंगे तो आंसर विल बी 5.45 ओम। अब इसको RS निकालने के लिए सबको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो 10, 20 और 30 तीनों को प्लस करके 60 ओम आ गया। ये सारा पिछले जैसा ही है। इस तरह आप इसकी चेंज करके एक दो न्यूमेरिकल्स की रिवीजन कर सकते हो। इसके बाद आपका एक टेक्सचुअल क्वेश्चन आता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको 3 रजिस्टर्स दिए गए हैं, ध्यान से समझना है, 2, 3, 6। वो कहते हैं आप इसको कैसे कनेक्ट करोगे कि आंसर विल बी, आंसर दिया हुआ है 4 ओम आना चाहिए और 1 ओम आना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर आपको दिया गया, आपने क्या करना है, अलग अलग तरीके से सोचना है कि अगर हमने ऐसे किया तो ये आएगा, अगर हमने ऐसे किया तो ये आंसर ये आना चाहिए। तो आपको बताना है इसको आपने कैसे लगाना है, सीरीज में लगाना है, पैरेलल में लगाना है, सीरीज और पैरेलल प्लस लगाना है, सो व्हाट। तो सबसे पहले अगर हम इन तीनों को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, तो आपका टोटल ये आना चाहिए, दिस इज गिवन, ये तो गिवन है, राइट। अगर हमने पहले केस में क्या किया, इफ़ वी ज्वाइन सेकंड और थर्ड, तो हमने सोचा कि अगर हम पहले को छोड़ देते हैं, दूसरे और तीसरे को पैरेलल लगाते हैं, तो RP इज इक्वल टू R2 प्लस R, इन दोनों को लेना है, पहले को छोड़ दिया, तो आंसर विल बी 1/3 जमा 1/6। तो आंसर इन 3 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो ये 6 ही आएगा, 6 आ गया, 2 और यहाँ पे 1, क्योंकि नीचे 6 है, 3/3/6। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बेटे? 1/RP की। अगर RP की करेंगे 6 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, कट के आपका आंसर आ गया 2 ओम। तो 2 ओम आपके पिछले 2 का आया आंसर। अब पहले वाले को हम प्लस कर देंगे, प्लस कैसे करते हैं? सीरीज में। तो R1 इसी के सीरीज में लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 ओम। पहला रजिस्टर है 2 ओम, ये वाला आंसर है। तो हमारा आंसर क्या आ गया कि हमने दूसरा और तीसरे को लगाया पैरेलल और पहले को लगाया सीरीज में, तो हमारा आंसर आ गया 4 ओम। अभी वो कहते हैं दूसरा आंसर 1 ओम आना चाहिए। वो कैसे आएगा कि अगर हम तीनों को पैरेलल लगाते हैं, 1/RP प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इन सबको हमने एलसीएम लेना है, 2, 3, 6। तो इसका आंसर आ गया 3 2 6 आ गया। 6 ये 2 है, 3 से जाएगा, ये 3 है, 2 से जाएगा, यहाँ 6 है तो 1 से जाएगा, 3, 2, 5 और 1 6, 6/6।
6/6 कट गया, 1 आ गया, तो आपका आंसर 1 ओम। तो आप प्रूव हो गया। पहला बार आपने 4 वाला आंसर निकालना और दूसरी बार आपने 1 वाला। यहाँ पे आपने निकालना है। तो दूसरे केस में हमने तीनों रजिस्टर्स को पैरेलल लगाया। दैट्स इट। फोर्थ न्यूमेरिकल है बेटे, अगर आपको V दिया होगा 220 V की पहचान है, V पीस की यूनिट होती है, और I आपको अभी भी समझाया था 0.50 A का मतलब एम्पियर, एम्पियर करंट होता है। तो आंसर फॉर्मूला इज P इज इक्वल टू VI। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 110 जाउल पर सेकेंड। ठीक है, जाउल पर सेकेंड क्या होता है बेटे? वॉट। तो ये आंसर आ गया, पावर इज इक्वल टू 110 वॉट। इट्स क्वाइट सिंपल। और अगला क्वेश्चन है कि आपकी जो पावर है वो दी हुई है 400 वॉट, ये पावर दी हुई है, दिस इज पावर 400 वॉट, टाइम एट 8 आवर्स, ठीक है, पर डे, कॉस्ट है ₹3 पर किलो वाट आवर्स 30 डेज। मतलब कि ये क्या है कि यूनिट, कि अगर आपके घर में कोई ऐसी पावर 400 वॉट, यानी चाहे कोई बल्ब है, चाहे कोई हीटर है ना, तो 8 घंटे रोज चलता है, 30 दिन चलता है, ठीक है, तो उसमें टोटल एनर्जी कितनी आएगी? अगर टोटल एनर्जी की हम यूनिट्स निकाल लेंगे, फिर अगर 3 रुपये के हिसाब से पर यूनिट का खर्चा आता है, तो कितने पैसे हमें बिल देना पड़ेगा अगर हमारी कोई चीज़ 400 वॉट की 8 घंटे, उस पूरा महीना 8 घंटे एक दिन, यानी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना चलेगा, तो कितने यूनिट खर्चा आएगा? तो टोटल एनर्जी 400 वॉट दिया हुआ है, 8 आवर्स 30 डेज, इनको करके आ गया 96,000 वॉट आवर। अब हमने क्या निकालना है? किलो वाट आवर। किलो वाट आवर का मतलब होता है यूनिट, यानी कि हमारे कितने यूनिट्स खर्च हुए। तो हमने ये 3 जीरो हटा देनी है, हटाने के बदले के लिख दिया। तो 96 किलो वाट मतलब 96 यूनिट हो गए हमारे खर्च। अब 3 रुपये एक यूनिट की वैल्यू है। अब हम 3 रुपये से 96 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 288, 288 रुपीज़ इसका आंसर आ गया। तो इस तरह आप कितने टोटल किलो वाट कितने घंटे के लिए चलते हैं, और 1 घंटे की वैल्यू इतनी है, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो वो निकाल सकते हो। एंड द 6th क्वेश्चन इज, अगर आपको रेजिस्टेंस दिए गए हैं, रेजिस्टेंस आपको करवाया कि ना R1 R2 अगर 2 लगाए हैं, V इज V में ही दिया होगा। जब ये वाला साइन होता है ना, ये वाला, ये ओम होता है, ये ओम है, ये किसकी यूनिट है? रेजिस्टेंस की। हिंदी में इसको बोलते हैं बेटे प्रतिरोध। तो ये दिए होते हैं कि इतने लगाने हैं, ठीक है। तो अगर आपने RS का मतलब होता है सीरीज़, तो आपने सीधा उसको प्लस कर देना है, तो आपने इन दोनों को प्लस कर देना है। तो 20 और 4 24 आ गया। ये क्या आ गया? R आ गया टोटल रेजिस्टेंस। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। अगर हमने इसमें से करंट निकालना है, क्वेश्चन इज कि आप करंट पता करो कि अगर उसमें 2 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, तो करंट कितना होगा? तो V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू R नीचे आ जाएगा, V ऊपर आ जाएगा। तो V की वैल्यू है यहाँ पे 6V एंड R की वैल्यू है 24। अगर हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.25 A का मतलब है एम्पियर। तो ये हमारा करंट आ गया आंसर, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन ही राइट ए शॉर्ट नोट। देखो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हमारा अगला क्वेश्चन है फ्यूज़ के ऊपर, और अगला है इलेक्ट्रिक पावर। तो पहले मैं आपको फ्यूज़ के बारे में समझाती हूँ। तो फ्यूज़ क्या होता है? देखो कई बार आपके घर में लाइट चली जाती है तो सारे कहते हैं फ्यूज़ उड़ गया, ठीक है। तो ये फ्यूज़ उड़ गया, ये क्या मतलब है? तो फ्यूज़ होता क्या है? ये क्या होती है? फ्यूज़ एक छोटी सी तार होती है जो हमारे मेंस में इंसर्ट की जाती है, जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। अगर पीछे से करंट ज़्यादा आ जाता है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण वो जो तार है वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, टूट के वो नीचे गिर जाएगी, जिससे कि लाइट चली जाएगी। लाइट जाने के बाद हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो तो बच जाएंगे। लाइट क्यों गई? क्योंकि पीछे से करंट ज़्यादा आ गया, लेकिन इस तार ने अपने आप को पिघला के नीचे गिरा दिया, लाइट चली गई लेकिन हमारा घर बच गया। तो दिस इज़ द सेफ्टी डिवाइस। तो ये वाली जो तार है जो कि जिसको फ्यूज़ कहते हैं, ये हमें सेफ करती है हमारे सारे घर को। तो इसको हमने कैसे लिखना है? इट इज़ अ वायर ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इट प्रोटेक्ट सर्किट्स एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। जो हमें नहीं चाहिए, हाई आ गया पीछे से, लेकिन उसको उसने स्टॉप कर देना है। द फ्यूज़ इज़ प्लेस्ड इन सीरीज़, ये ध्यान रखना है।
कि हमने फ्यूज़ को लगाना कैसे है। ये कई बार वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपका आंसर है सीरीज़ में लगाना है, हमारे मेंस में सीरीज़ के विद द डिवाइस। इट कंसिस्ट ऑफ ए पीस ऑफ वायर। ये किससे बनी होती है? मेड अप ऑफ मेटल, मे बी मेटल की बन सकती है, वैसे ये ज़्यादातर बेटे एलॉय की बनी होती है। सो व्हाट इज़ एलॉय? एलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और 3 मेटल्स। जब 2-3 मेटल्स को इकट्ठे कर देते हैं ना, उसको हम एलॉय बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं मिश्र धातु। तो ये ज़्यादातर मिश्र धातु की बनी होती है फ्यूज़ की वायर ऑफ एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जिसका एक मिनिमम टेम्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल किस किस की बन सकती है? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एक्सेट्रा। इफ़ अ करंट लार्जर दैन द स्पेसिफाइड वैल्यू, किसी वैल्यू से ज़्यादा करंट आ गया, फ्लोज थ्रू द सर्किट, द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर इंक्रीज, उस तार का टेम्परेचर बढ़ेगा। दिस मेल्ट्स, अब ये वाला टेम्परेचर बढ़ गया, उसने तार को क्या कर दिया? पिघला दिया। मेल्ट का मतलब पिघलाना। मेल्ट्स द फ्यूज वायर एंड ब्रेक द सर्किट, इस जगह पे ब्रेक का सर्किट, और क्या हो जाती है? जो हमारी लाइट्स हैं वो क्या हो जाती हैं? ऑफ हो जाती हैं। हम कहते हैं कि फ्यूज़ उड़ गया, लेकिन फिर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं उस नई तार लगा के, जिससे कि हमारे जो अप्लायंसेस हैं दोबारा वर्क करते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन ही राइट ए शॉर्ट नोट। देखो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्यूज के ऊपर और अगला है इलेक्ट्रिक पावर। तो पहले मैं आपको फ्यूज के बारे में समझाती हूँ। तो फ्यूज क्या होता है? देखो कई बार आपके घर में लाइट चली जाती है तो सारे कहते हैं फ्यूज उड़ गया, ठीक है। तो ये फ्यूज उड़ गया, ये क्या मतलब है? तो फ्यूज होता क्या है? ये क्या होती है? फ्यूज एक छोटी सी तार होती है जो हमारे मेंस में इंसर्ट की जाती है, जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। अगर पीछे से करंट ज्यादा आ जाता है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण वो जो तार है वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, टूट के वो नीचे गिर जाएगी, जिससे कि लाइट चली जाएगी। लाइट जाने के बाद हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो तो बच जाएंगे। लाइट क्यों गई? क्योंकि पीछे से करंट ज्यादा आ गया, लेकिन इस तार ने अपने आप को पिघला के नीचे गिरा दिया, लाइट चली गई, लेकिन हमारा घर बच गया। तो दिस इज द सेफ्टी डिवाइस। तो ये वाली जो तार है जो कि जिसको फ्यूज कहते हैं, ये हमें सेफ करती है हमारे सारे घर को। तो इसको हमने कैसे लिखना है? इट इज अ वायर ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इट प्रोटेक्ट सर्किट्स एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। जो हमें नहीं चाहिए, हाई आ गया पीछे से, लेकिन उसको उसने स्टॉप कर देना है। द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज, ये ध्यान रखना है कि हमने फ्यूज को लगाना कैसे है। ये कई बार वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपका आंसर है सीरीज में लगाना है, हमारे मेंस में सीरीज के विद द डिवाइस। इट कंसिस्ट ऑफ ए पीस ऑफ वायर। ये किससे बनी होती है? मेड अप ऑफ मेटल, मे बी मेटल की बन सकती है, वैसे ये ज्यादातर बेटे एलॉय की बनी होती है। सो व्हाट इज, अगला क्वेश्चन है इन अ सर्किट 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, R1, R2, R3, 5, 10 एंड 30। फाइंड RP एंड RS। देखो अब व्हाट इज RP? RP का मतलब है जब हमने रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाना है। RS का क्या मतलब है? जब हमने रेजिस्टेंस को सीरीज में निकालना है। तो आपने ये याद रखना है दोनों के फॉर्मूले। 1/RP किसके बराबर है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। 5, 10, 30। 5 पे ये आ गया, 2 पे, ठीक है, 5 दूनी 10 और 3 30 आ गया। 5 2 10 10 10 3। ये एलसीएम किसका लिया है हमने? 5, 10 और 30 का। ये नीचे 30 आ गया। अब इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6, यहाँ 3 और यहाँ 1। ये आ गया 6, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। 10/30, तो ये आ गया 1/3। तो 1/3 किसकी वैल्यू आई है? 1/RP की। अब अगर हम RP निकालना है तो वो 3 ओम आ गया, तो दिस इज RP। अगर आपने RS निकालना है, RS भी निकालना है ना, तो RS का मतलब होता है सीरीज। सीरीज का मतलब होता है जितने भी आपको रेजिस्टर्स दिए हैं उनको प्लस कर देना है सिंपली। R1 प्लस R2 प्लस R3, 5 प्लस 10 प्लस 30। तो आंसर विल बी 45 ओम। दैट्स इट। हाँ, आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपको 10 तरह के न्यूमेरिकल्स करवाने हैं। इट्स क्वाइट इजी। तो पहला न्यूमेरिकल है, आपने क्या करना है? हीट जनरेटेड बाय ट्रांसफॉर्मिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस 50V। अब आपने यहाँ से ढूंढना क्या है? 50V। V जहाँ वर्ड लिखा होगा तो वो क्या होगा? V, मतलब कि वोल्ट। कितने वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। एंड Q क्या? जहाँ पे C लगा होगा तो वो Q की वैल्यू है, तो ये Q की वैल्यू होगी 96,000 कूलम।
तो W वर्क डन, जितना वर्क डन होगा, वर्क डन, जो वर्क डन होता है वही हीट के बराबर है। तो हमारा क्वेश्चन है कितनी हीट निकली, इसकी जगह में वर्क डन भी हो सकता है, एनर्जी जनरेटेड भी हो सकता है, हीट भी हो सकता है, सबका एक ही मतलब है। तो W इज इक्वल टू वी क्यू, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 96,000 इंटू 50 480, इन दोनों का आ गया 12340, ये वाली आ गई। अब 48 को इधर कर देते हैं और ये 4 0 और 1 0 5, अगर हम पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पे एक 6 0 बढ़ जाती है। तो आंसर इज 4.8 इंटू 10⁻6 जाउल। जाउल क्या है, ये यूनिट है एनर्जी की, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। सेकंड क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक आयरन इज रेजिस्टेंस 20 ओम, ये ओम का साइन है, टेक से करंट 5A, ए का मतलब करंट। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स, यहाँ पे 30 सेकेंड्स है तो यहाँ पे हम टाइम लेंगे, ऊपर 1 आवर्स था इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया नहीं था, तो इस तरह आंसर आ गया था। तो अब हीट का दूसरा फॉर्मूला जहाँ पे आपको आर दिया हुआ है, आर का मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की क्या पहचान है, ओम, तो 20 ओम आर है, ठीक है। और टाइम आपको दिया गया है 30 सेकेंड, ठीक है। और करंट, करंट आई से लिखते हैं बेटे 5A, जहाँ ए लिखा होगा एम्पियर वो करंट है। अब हमने फॉर्मूला क्या लगाना है, आई स्क्वायर आर टी, 5 का स्क्वायर आर टी, सबको मल्टीप्लाई करके आ गया 15,000 जाउल। अब 15,000, 1000 की जगह पे हम के लिखेंगे, के का मतलब किलो जाउल। ये भी आंसर ठीक है, ये भी ठीक है, तो आंसर इज 50 किलो जाउल या 15,000 जाउल, एक ही बात है। एंड नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5A, वैसे ही ठीक है ना, 5A का मतलब करंट है, V का मतलब वोल्ट। डिटर्मिन द पावर ऑफ द मोटर, अब आपने इसकी पावर निकालनी है कि उस मोटर की पावर कितनी है, और 2 घंटे अगर मोटर चलती है तो उसमें कितने यूनिट खर्चा आता है। P इज इक्वल टू VI, ठीक है, ये फॉर्मूला है पावर का, VI, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1100, यहाँ पे आ जाएगा वॉट। अब एनर्जी VIT, ये भी फॉर्मूला है एनर्जी का। एनर्जी और हीट एक ही बात है, इसको हम H भी लिख सकते हैं, E भी लिख सकते हैं, VIT। पीछे हमने H का फॉर्मूला आई स्क्वायर RT लगाया था, देखो ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, ये आपको पहले H में करवाया गया है, जहाँ पे जो वैल्यू दी हो, अगर तो R है तो ये वाला फॉर्मूला, जहाँ R नहीं लगा होगा तो हम VIT लगाएंगे, एक ही बात है इन दोनों की। यहाँ पे V की वैल्यू दिस 1100, I 2 और T टाइम, टाइम क्या है 2 आवर्स, 2 आवर्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड में। 2 बारी 60 का मतलब है ये इंटू 2 भी आएगा, सॉरी बेटे, 2 का मतलब 2 आवर, आवर का मतलब 60 मिनट 60 सेकेंड, इसलिए ये बना 2 आवर्स इज इक्वल टू 3600 गुना 2 7200 सेकेंड के बराबर है ये 2 घंटे, ठीक है। अब इसको इन सबको मल्टीप्लाई करके आ गया 792,000, ठीक है। अगर हम 40 ये हो गया। अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, जब हम एक पॉइंट लगाते थे तो 1 0 बढ़ती है, अगर हम 2 के बाद पॉइंट लगाते हैं तो 2 0 बढ़ेंगी, ठीक है। तो 2 0 बढ़ने में ये 4 से बन गई 6, 7.92 इंटू 10⁻6, तो ये आपने 3 न्यूमेरिकल्स करने हैं। What are the advantages of connecting electric devices in parallel with battery instead of connecting them in series? मतलब है कि अगर हमने अपनी जो डिवाइसेस हैं घर की उसको पैरेलल करना चाहिए कि सीरीज, तो इसमें आंसर है कि हमें पैरेलल करना चाहिए। सीरीज की डिसएडवांटेज अगर आ जाती हैं कि क्या नुकसान है, वो भी इसका आंसर यही पर है, ठीक है। तो एडवांटेजेस का मतलब होता है फ़ायदे। क्या फ़ायदे हैं जब हम अपनी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को पैरेलल में लगाते हैं एज कंपेयर टू सीरीज। नंबर 1, द करंट फ्लोज इन केस ऑफ सीरीज इज इक्वल, दैट इज नॉट रिलायबल। अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो करंट एक जैसा जाता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया है कि जब हम सीरीज का करते हैं तो उसमें करंट सेम होता है, लेकिन दैट इज़ नॉट रिलायबल, अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में तरह तरह की डिवाइसेस होती हैं जिसको एक जैसा करंट नहीं चाहिए होता। बट इन केस ऑफ पैरेलल, लेकिन अगर हम उसको पैरेलल में लगाएंगे, द इलेक्ट्रिक करंट इज डिवाइडेड बाय डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, अलग अलग डिवाइसेस को अलग अलग करंट जाएगा जो कि हमें चाहिए। तो पैरेलल इज बेटर देन सीरीज। नंबर 2, इन सीरीज, अगर हम उसको सीरीज में लगाते हैं, अगर हमारी कोई भी एक डिवाइस काम करना बंद कर देती है, इफ वन डिवाइस स्टॉप वर्किंग द सर्किट ब्रेक एंड अफेक्टेड द अदर डिवाइसेस आल्सो।
एक इफेक्ट हुआ, सब पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। बट इन केस ऑफ पैरेलल, अगर हम उसको पैरेलल में लगाते हैं, द इलेक्ट्रिक करंट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिवाइसेस बाय अफेक्टिंग वन, अदर आर नॉट अफेक्टेड। अगर एक खराब होती है तो उसका इफेक्ट एक पर पड़ेगा, बाकी वाली चीज़ें उससे इफेक्ट नहीं होंगी अगर हम पैरेलल में करते हैं। नंबर 3, इन केस ऑफ पैरेलल वी कैन यूज स्विच फॉर ऑन और ऑफ। अगर हमें कोई भी चीज़ को ऑन करना है या ऑफ करना है, इसके लिए हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं टू कंटिन्यू द वर्किंग ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डन। अगला जो है उसमें डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब ये कैसे लगे हुए हैं आपको पता होना चाहिए। जब कोई चीज़ ऐसे ऊपर नीचे लगती है ना बेटे, इसको बोलते हैं पैरेलल। अगर वो ऐसे लगे होते लाइक दिस दिस एंड दिस, ऐसे 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 लगे होते तो वो सीरीज होता। तो आपको डायग्राम से, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन है कि आपको ये 5 दिए गए हैं, नॉट 1 2 3। अब 1 2 3 4 5 है, 2 पैरेलल ऊपर हैं, 2 पैरेलल नीचे हैं। तो हम पहले का आंसर निकाल लेंगे। ये 10 40 30 सारे लाइन वाइज दिए हुए हैं, आपको इसकी पिक भेज दी जाएगी। अब हमने क्या करना है, पहले और दूसरे का पैरेलल निकालना है। तो आंसर 8 आ गया, एलसीएम निकाल के, दैट्स इट, जो आप पहले करते थे। अब आप इसको हम कहेंगे आर डैश, यानी इसका आंसर आ गया आर डैश 8 आ गया इसका। अब हमने 3 4 5 को भी पैरेलल ही है, उसको हम नीचे लेके आएंगे 3 4 5, लेकिन वैसे ही एलसीएम 30 20 60 60 आ गया। इसका आंसर 2 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 1 आएगा। तो 6/60 1 से कट गया, 6 1 6 10, तो आंसर आ गया 10 ओम। तो इसका आंसर टोटल रेजिस्टेंस आ गया 10, इसका आ गया 8। अब हमने टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इसका और इसका 8 8 और 10, टोटल क्या आ गया 18 ओम। ये टोटल रेजिस्टर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब इसमें करंट कितना पास होगा, V/R, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V/R। तो V हमारा कितना था 12, ये गिवन है, ठीक है। और R हमने 18 निकाला है दोनों को प्लस करके, तो कट के आंसर आ गया 2/3। 2/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा 0.67 ए का मतलब एम्पियर। 7 न्यूमेरिकल है, द इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड 4 ओम। एक इलेक्ट्रिक लैम्प है, उसके ये दो क्या है बेटे, रेजिस्टेंस, एंड कनेक्टेड इन 6V बैटरी। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट। पहले हमने क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। तो आपको ये दोनों को क्या करना है, प्लस, जैसे कि हमने पहले किया था, ठीक है। तो दोनों को प्लस करके 24 ओम आ गया। V इज इक्वल टू 6V, वैसा ही है सारा कुछ, ठीक है। यहाँ तक फिर आगे आ जाओ, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू, ये अभी हमने निकाला था। लेकिन अगर इसी का अगला रूप आ जाए कि अगर आपके फर्स्ट केस में अगर इसका V था 20, ठीक है, करंट इज दिस। अब हमने VI वाला फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, V इज इक्वल टू IR फर्स्ट केस में। तो इसमें आंसर आ गया V निकालना है आपने, ठीक है। I आपका है ये वाला, R आपका है 20, जिस पहले हमने प्लस करके निकाल लिया ना, हमने अलग अलग करके कराना है पहली केस में। तो आंसर इज 5V, ये पहला आंसर आ गया। सेकंड में हमने क्या चेंज करना है, करंट इज सेम एंड अनदर 4, जहाँ पे हमने पहली बार 20 और दूसरा 4। अब इसको काट के आ गया 1 ओम, 1 ओम नहीं 1 वोल्ट आएगा। तो V1 आपका आ गया 5V, तो V2 आपका आ गया 1V, अगर आपने अलग अलग करके निकालना है, दैट्स इट। नाउ द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पावर। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ये एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितने समय में उस इलेक्ट्रिक सर्किट में बह रही है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। दिस इज आल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। इसको P से डिनोट करते हैं बेटे, P इसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू VI। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आपने पीछे ओम्स लॉ हमने समझाया ना, तो हमेशा आपने याद रखना है V इज इक्वल टू IR। ये क्या है, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस एंड I करंट, R रेजिस्टेंस। तो पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू पुट करनी है, इस V में। इस V में हम क्या लिखेंगे, IR।
तो ये आई आर इस वी की जगह पे लिख देंगे। तो ये बन गया आई आर और ये वाला आई है, ये वाला आई, वी की जगह पे आई आर लिख दिया। अब 2 आई हो गए, 2 आई का मतलब आई स्केयर और ये वाला आर हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, ये तो हमें ओम्स लॉ का पता ही है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें से I की वैल्यू निकालें तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। इसी को हमने थोड़ा चेंज कर दिया, I आगे ले आए, R नीचे आ गया, V ऊपर आ गया, तो ये I आ गया। अब हमने ये वाले I की वैल्यू किस में इक्वेशन में डालनी है, यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन पहले से बन चुकी है, P इज इक्वल टू आई स्केयर आर। अब हमने इस I में ये वाली वैल्यू डालनी है, V अपॉन आर। तो हमने P इज इक्वल टू V अपॉन आर स्केयर, ये वाला स्केयर आर ऐसे डाल दिया। अब V को स्केयर करो, V स्केयर, R को स्केयर करो, स्केयर R, ये वाला R, एक R के साथ एक R कट गया, एक R रह गया। तो हमारा आंसर आ गया P इज इक्वल टू V स्केयर R। ठीक है, आपने एक बार खुद भी करके देखना है। इसकी अब हमने यूनिट्स बतानी है कि इलेक्ट्रिक पावर की 2 यूनिट्स होती हैं बेटे। एक यूनिट है वॉट, जो इसकी छोटी इकाई है, एक इसकी है जो वॉट है वो किसके बराबर है बेटा, वी आई हमें पता है ना, P इज इक्वल टू वी आई। वी को किससे लिखते हैं, वोल्ट से, आई को किससे लिखते हैं, एम्पियर से। तो वोल्ट को जब एम्पियर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वॉट आ जाता है। तो ये इसकी छोटी इकाई है। इसकी एक बड़ी इकाई है जिसको बोलते हैं kWh। सो व्हाट इज kWh, किलो वाट आवर्स। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसको हम यूनिट भी बोलते हैं। जब घर में बिल आता है उसमें लिखा होता है ना आपने इतने यूनिट खर्च किए, तो यूनिट का मतलब kWh है। ठीक है, kWh को हमने सोल्यूशन करना है कि 1 kWh इज इक्वल टू हाउ मेनी जाउल्स। जाउल्स क्या होती है, एनर्जी को मापते हैं हम, उसकी इकाई है, यूनिट है। तो किलो का मतलब 1000, W का मतलब W, H का मतलब होता है आवर, आवर का मतलब घंटा। एक घंटे को में 60 मिनट 60 सेकेंड, तो ये 60 मैंने 2 बार कर दिया सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे हमारा आ गया 3600। ठीक है, तो ये आ गया 1000, ये नहीं आना, ये है जाउल। जाउल पर सेकंड क्यों किया, वॉट। W को हमने इसमें कर दिया जाउल पर सेकंड, J, ये J है बटा सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गया। अब हमारे पास आ गया 36, ये वाला बेटे। 1 2 3 0 4 5, 5 जीरो है तो इसलिए 10 की पावर 5 कर दिया। यहाँ रह गया जाउल, कैसे, सेकंड के सेकंड कट गया। तो 1 kW इज इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो 36 इंटू 10⁵। अगर हमने इसमें पॉइंट लगाना है तो यहाँ 0 बढ़ जाती है। तो हमारा आंसर आ गया 3.6 इंटू 10⁻⁶ जाउल। ये किसकी वैल्यू है, 1 kWh, दैट्स इट।